छन्नी बाबू ने आज भगवान को भी मजबूर कर दिया कि वो हमारे गांव में बारिश करें। पूरे गांव में चर्चा थी छन्नी बाबू की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कथा वाटिका पॉडकास्ट। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी का शीर्षक है चमत्कारी छन्नी। भारत के मध्य में एक गांव है अमरगढ़ और वहीं के निवासी हैं छन्नी बाबू। छन्नी बाबू लगभग 45 साल के होंगे। घुंघराले बाल, गेहुआ रंग और शक्ल का आकार इतना गोल कि लगता था कि भगवान ने उनकी शक्ल बनाने के लिए ही दुनिया में कंपास का ईजाद किया हो। छन्नी बाबू के साथ के सारे दोस्त किसी न किसी चीज़ में तेज थे। कोई मैथ्स में तेज था, कोई अकाउंट्स में तेज था, तो कोई हिस्ट्री में तेज था। और हमारे छन्नी बाबू वो भी बचपन से तेज थे 2 चीज़ों में। पहली चीज़ थी अपने गांव वालों के हर काम में ताक झाक करने की। कोई भी चीज़ छन्नी बाबू से छुप नहीं सकती थी। पूरे गांव में ये मशहूर था कि अगर आपने अपना रहस्य गांव की सीमा के अंदर थोड़ी भी तेज़ आवाज़ में अकेले भी बोला तो वो छन्नी बाबू तक ज़रूर पहुंच जाएगा। बचपन से ही छन्नी बाबू अपनी इसी कला का फ़ायदा उठाकर कभी मुफ्त में मिठाई तो कभी मुफ्त में गांव में लगे मेले में झूले की सैर का लुत्फ़ उठाते रहते। अफवाह तो ये भी थी कि छन्नी बाबू ने इसी कला से एक कक्षा भी बिना पढ़े लिखे पास कर ली थी। दूसरी चीज़ जिसमें छन्नी बाबू तेज थे वो था पिक्चर देखना। छन्नी बाबू की चाहत थी कि वो भी किसी हीरो की तरह पूछे जाएं और इसके लिए वो हर काम करने को तैयार रहते थे। और अगर वो अपनी नज़र में हीरो का काम कर गए हैं तो बस काफ़ी है, चाहे उससे दूसरे की हालत पस्त हो जाए, पर छन्नी बाबू अपनी नज़र में हीरो बनने चाहिए। छन्नी बाबू अपने आप को अपनी नज़रों में हीरो बनने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे और ताक झाक से थक कर अपना बाकी समय हीरो कैसे बने सीखने के लिए पिक्चरों का गहन अध्ययन करते रहते। रमेश, जो छन्नी बाबू के बचपन का दोस्त था, वो छन्नी बाबू को पढ़ाता था और पढ़ाते पढ़ाते खुद जब पढ़ाई में कमज़ोर होने लगा तो उसके माँ बाप ने उसे बुरी संगति से बचाने के लिए पास के शहर में भेज दिया ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी IAS बन सके। पर छन्नी बाबू को ये सब बहुत बोर लगता था। उनका एक ही सिद्धांत था, कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा। समय के साथ साथ छन्नी बाबू की कला भी निखरती गई। अब उनका रोज़ का एक ही काम था, सुबह तैयार होकर गांव का मुआयना करने निकल पड़ना। ऐसे ही एक दिन जब छन्नी बाबू अपनी बाज जैसी नज़रों से गांव का मुआयना कर रहे थे तो उनके कान में कोई आवाज़ गई। अरे, लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा, एक गांव वाला बोल रहा था। हाँ भाई, क्या कर सकते हो, अब तो भगवान का ही सहारा है, दूसरे ने बोला और पहले वाले की मायूसी में अपना योगदान दिया। अब हर जगह गांव में सूखे, बारिश और खेतों की ही बातें हो रही थीं और बात इतनी बड़ी हो गई कि गांव में पंचायत बैठ गई कि क्या करें। गांव में इस बार काफ़ी सूखा पड़ गया था और उसकी वजह थी ना के बराबर हुई बारिश। इस साल खेतों में जब बुआई हुई तो लगा था कि काफ़ी बारिश होगी और इसी अनुमान में किसानों ने अपनी सारी जमा पूंजी बीज खरीदकर फसल उगाने में लगा दी थी। पर बारिश तो हुई नहीं और पैसा भी सारा चला गया। गांव वालों ने सरकार से मदद मांगी, मदद भी आई और फ़ायदा भी हुआ, पर सिर्फ वहाँ के सरकारी अधिकारियों का। और किसान बेचारे तो वैसे ही रह गए। तो थक हार कर पंचायत बुलाई गई कि आखिर क्या करें। भगवान का प्रकोप है, हम लोगों ने बहुत गुनाह किए हैं, उसी का फल है, गांव के मुखिया ने अफसोस से सर हिलाते हुए बोला और बोलकर हुक्का मुंह में लगा लिया और धुआं उड़ाने लगा। अब तो कोई चमत्कार ही काम आ सकता है, भीड़ में से किसी ने बोला। हम सबको यज्ञ करना चाहिए ताकि बारिश हो, भीड़ में से दूसरी आवाज़ आई। छन्नी बाबू का बचपन से ही जो हीरो बनने का सपना था वो उनको सामने दिख रहा था। ऐसा लगता था कि छन्नी बाबू ने जो 45 साल की तपस्या की थी, आज भगवान उनको उसका फल देने के लिए बाहें फैलाए खुद खड़ा है। और छन्नी बाबू चाहे कितने कम पढ़े लिखे हों, पर एक शब्द वो पढ़ना बखूबी जानते थे और वो शब्द था मौका। छन्नी बाबू तुरंत मंच पर कूद कर चढ़ गए
और ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने धक्का देकर खुद ऊपर चढ़ा दिया हो। मौका इतना बड़ा था कि छन्नी बाबू बावले हो गए थे और हाथ पैर उनके दिमाग से अपना संपर्क काट चुके थे। मंच पर चढ़ते ही उनने घोषणा कर दी, मैं जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक अपने गांव के मंदिर के सामने भूखा प्यासा व्रत करूंगा। भगवान जब तक मेरी प्रार्थना नहीं सुन लेते तब तक मैं वहीं बैठा रहूंगा और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बारिश की पहली बूंद के साथ ही मेरे मुंह में खाने का निवाला जाएगा। मैं आप सबके पाप का प्रायश्चित करूंगा। गांव वालों के बीच घोषणा करते करते छन्नी बाबू के सामने वो पिक्चर चल रही थी जिसमें हीरो अपने हट से बारिश करा देता है। जोर शोर से मंदिर के सामने तैयारियां होने लगी। सफ़ेद टेंट आ गया और सज गया। टेंट में कई तरीके के फूल लगाए गए और एक मंच बनाया गया जिसमें दरी और गद्दे के संग छन्नी बाबू के लिए विश्राम करने का इंतज़ाम किया गया। मंच के सामने कुर्सियां लगाई गईं और एक यज्ञ के साथ ही छन्नी बाबू को मंच पर फूल माला के साथ बैठा दिया गया और सामने बैठ गए सारे गांव वाले। आसपास के गांव में भी अब चर्चा हो गई थी, कोई छन्नी बाबू हैं जो सब गांव वालों के लिए भगवान के सामने हड़ताल पर बैठ गए हैं। दूर दराज से लोग उस योगी को देखने आ पहुंचे थे जो इन दिनों चर्चा में था। उस दिन छन्नी बाबू को लगा कि उनका असली जन्म हुआ है और वही हैं जो इस मानवता का उत्थान करने के लिए इस धरती पे आए हैं। हालांकि ये ख्याल छन्नी बाबू का तब टूट गया जब दूसरे दिन भूख के मारे वो अपने ही गले में टंगी हुई माला सबसे आग बचाकर खा गए और मन ही मन उन्होंने उन सारे ठेले वालों को गालियां भी दी जो टेंट के अगल बगल में मेला समझकर भीड़ देखकर अपना व्यवसाय चमकाने आ गए थे। और उनके खाने के ठेलों से स्वादिष्ट खाने की मनमोहक महक पूरे टेंट में हर हवा के साथ भर जाती थी, जिससे छन्नी बाबू अपना आपा खोते खोते कई बार बचे। सबसे ज़्यादा तो उन्हें उन लोगों से तकलीफ थी जो खाना वैसे तो टीवी देखकर खाते हैं, पर जब लाइट चली जाती है तो अपना खाना लेकर वहीं टेंट में आ जाते हैं लाइव टीवी देखने। अभी तो सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। हे भगवान, ये किस झंझट में फंसा दिया इन मूर्खों ने। खुद तो ठूस ठूस कर खा रहे हैं और मुझे मारे दे रहे हैं। किस मुहूर्त में मैंने ये मूर्खता कर दी। हे भगवान, जल्दी से बारिश करा दो जिससे मुझे छुटकारा मिले। छन्नी बाबू की हालत 2 दिन बाद ही पतली होने लगी थी। अब तो उनको ये भी ख्याल आने लगा था कि चुपके से भाग निकलें और कहीं दूसरे शहर जाकर बस जाएं। किसे पता मैं कौन हूँ। पर उनका ये प्लान भी उस समय फेल हो गया जब गांव के मुखिया ने उनकी तस्वीर अखबार में उनको दिखाई, जिसके ऊपर बड़े से लिखा था, गांव में आया चमत्कारी योगी। पर भगवान भी इतना कठोर नहीं है। और जब तीसरे दिन भीड़ थोड़ी कम हुई तो छन्नी बाबू ने टेंट में नीचे पड़ा हुआ खाना चुरा लिया और बाथरूम में जाकर पूरे स्वाद से गटक लिया। एक एक निवाले में उन्होंने उसके हर एक मसाले का स्वाद लिया। वो खाने के हर एक कण का स्वाद अपनी जीभ पर लिख देना चाहते थे और यही सिलसिला शुरू हो गया। अब हर रात छन्नी बाबू टेंट में घूमते हुए कुत्तों से लड़कर वहाँ का खाना उनसे कैसे छीनना है, इसी में अपनी कला निखार रहे थे। गिनती के 5 दिन बाद ही छन्नी बाबू ने सोच लिया कि आज रात वो भाग जाएंगे और चाहे ज़िंदगी भर उनको भेष बदल कर जीना पड़े, वो जी लेंगे। पर अब नहीं रुकेंगे और कान भी पकड़ लिए कि अब दोबारा अपनी फिल्म के हीरो कभी नहीं बनेंगे। इसी सोच में छन्नी बाबू आधे बेसुध टेंट में पड़े थे कि एक देवदूत की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे बारिश होने लगी छन्नी, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, कहकर देवदूत ने अपनी चमकती छड़ी से छन्नी बाबू को हिलाया। उठ जा छन्नी, देख बारिश हो रही है। होश में छन्नी बाबू जब आए तो देखा वो देवदूत नहीं था बल्कि गांव के ताऊजी थे जो अपनी गोबर से सनी हुई छड़ी से छन्नी बाबू को उठा रहे थे। हे भगवान, तूने बचा लिया, सोचकर छन्नी बाबू ने आगे देखा ना पीछे और उठकर भागे, मानो उनके पैरों में 10 घोड़ों की ताकत आ गई हो, और सीधे जाकर रमण हलवाई की दुकान पर रुके और 15 कचौड़ी पेट के अंदर कर ली। तब दिमाग वापस जगह पर आया तो टेंट पर पहुंचे जहां सब उनको ढूंढ रहे थे। अरे छन्नी, कहाँ चले गए थे? हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। गांव का मुखिया बोला। बस अपने देवता को धन्यवाद देने गया था। छन्नी बाबू अपने पुराने रंग रूप में पेट में खाना जाते ही आने लगे थे। देखो, तुम्हारी तपस्या ने सब गांव वालों का पेट भर दिया, तो हमारा भी फर्ज है
कि अब तुम अपना व्रत तोड़ो और खाना खाओ, और उपहार स्वरूप हर गांव वाला तुमको एक एक निवाला खिलाएगा। छन्नी बाबू के होश उड़ गए। पेट में तो पहले से ही 15 कचौड़ी भरी हुई थी, तो एक एक निवाला उन पर भारी पड़ गया, पर क्या बोलते। और गांव वालों को अपना आभार बीच में ही छन्नी बाबू के ज़्यादा खाने से बेहोश होने के साथ ख़त्म करना पड़ा। शायद कमजोरी से बेचारा बेहोश हो गया। सब आपस में बुदबुदा रहे थे, और वहाँ के कुत्ते जिनसे छन्नी बाबू रात को निवाला छीन लिया करते थे, वो भौंक भौंक कर उनको गाली दे रहे थे। पर बेचारों की सच्चाई किसी को समझ नहीं आई, और उनको मार कर वहाँ से भगाने के लिए एक आदमी तुरंत भीड़ में से निकल आया। छन्नी बाबू का नाम आसपास के सारे गांव में मशहूर हो गया था कि एक ऐसा इंसान भी है जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। छन्नी बाबू की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि वो लोगों के चहेते बन गए थे, और उन्होंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाते हुए चुनाव लड़ लिया। और जैसा कि जनता ने उनका दैवीय स्वरूप देखा ही था, वो जीत भी गए। अब छन्नी बाबू बड़े नेता बन गए थे, और उनको बड़ी कोठी के साथ उनके अपने निजी कामों के लिए कई कर्मचारी भी मिले थे, जिनका काम था छन्नी बाबू के मुख से निकले हुए शब्दों को अपनी जान पर खेल कर भी पूरा करना। और उन कर्मचारियों की लिस्ट में सबसे पहले देश के सबसे कठिन एग्जाम IAS के टॉपर छन्नी बाबू के दोस्त रमेश का सबसे पहला नाम था।